क्या न्यू बाइक का कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का एयर क्लीनर आपको हर ट्यूनिंग के साथ तब्दील ना करवाना पड़े, ज़्यादा अरसा चले, तो फिर आप क्या करें। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आपको चैन के ऊपर बहुत सारा रेत लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, और यही रेत होता है जो चैन स्प्रॉकेट किट को डैमेज करता है। और इस बात की आपको यकीन दहानी हो कि पिस्टन कंबर्शन स्ट्रोक में टीडीसी के टॉप डेड सेंटर पर है। अगर ये बोल्ट लूज़ होंगे तो इंजन वाइब्रेशन करेगा बहुत ज़्यादा, आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा। सबसे बेस्ट जो है वो सैंड ब्लास्टिंग है। अब क्लच वर्म को वॉश करने के बाद हमने इसको ग्रीस लगानी है, ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन चैन स्प्रॉकेट किट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। बस एक चीज़ की एहतियात करनी है कि बैरिंग के अंदर गंदा पेट्रोल ना जाए। ये वाली वार्शर लगाते हैं हम फ्री प्ले ख़त्म करने के लिए। अगर न्यू बाइक हो तो उसकी व्हील की स्पोक्स जो हैं वो भी आपने चेक करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CD70 2026 मॉडल की फ़र्स्ट ट्यूनिंग किस तरह करनी चाहिए और कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। ट्यूनिंग का प्रोसेस आपको मुकम्मल दिखाएंगे कि कैसे ट्यूनिंग की जाती है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। ये होंडा CD70 2026 मॉडल बाइक है, इसकी आज हमने फ़र्स्ट ट्यूनिंग करनी है। कितने किलोमीटर के बाद फ़र्स्ट ट्यूनिंग होती है? कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंडा CD70 2026 मॉडल की फ़र्स्ट ट्यूनिंग 1000 किलोमीटर के बाद करवानी चाहिए। दूसरी ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए? तकरीबन 3000 किलोमीटर जब आपकी बाइक चल जाए उस वक्त दूसरी ट्यूनिंग होती है। तीसरी ट्यूनिंग कब होती है? तकरीबन 5000 किलोमीटर के बाद। 3 फ्री सर्विसेज कार्ड मिलते हैं कंपनी की तरफ से। अगर आप इस लिमिट के हिसाब से अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवा लेते हैं तो आपकी 3 ट्यूनिंगों की लेबर चार्जेस जो हैं वो कंपनी की तरफ से फ्री होते हैं। अब ट्यूनिंग में सबसे पहला जो काम है, हमने इसका साइड कवर खोलना है और बैटरी को बाहर निकालना है। बैटरी निकालने के लिए बैटरी के 2 अदद कनेक्शन है वायर्स के, उनको हमने डिसकनेक्ट कर लेना है। ये रेड कलर की वायर है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। उसके बाद हमने बैटरी वाली पत्ती 10 नंबर के टी रॉड की मदद से खोलनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपने ये बैटरी पाइप उतारना है। बैटरी पत्ती को आपने अलग कर लेना है और बैटरी को बेल्ट से पकड़ के आपने आगे की तरफ थोड़ा सा खींचना है, और वायर्स की मदद से खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह करके आप बैटरी को निकाल सकते हैं आसानी से। बैटरी के अंदर एसिड का लेवल जो है वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर लेवल कम हो तो फिर आपने उसको पूरा कर लेना है। अगर बिल्कुल ठीक हो हालत में हो तो फिर आपने इसको चार्जिंग पे लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो करंट पे। क्या न्यू बाइक का कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। न्यू बाइक के कार्बोरेटर को ना तो वॉश करने की ज़रूरत है, ना तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है और ना ही खोलने की ज़रूरत है। जस्ट आपने क्या करना है, ये 2 बोल्ट जो है वो खोलने हैं ताकि आप एयर क्लीनर असम्बली जो है आसानी से निकाल सकें। इसका जो स्क्रू है इसको लूज़ करके कार्बोरेटर को जस्ट आपने एयर क्लीनर असम्बली से अलग कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो क्लिप है ये भी एयर क्लीनर असम्बली से अलग कर लेना है। अब यहाँ पे एक अदद पाइप लगा हुआ है ब्रीदियर टैंक के साथ, जो एयर क्लीनर असम्बली के साथ अटैच हो रहा है। उसको आपने ब्रीदियर टैंक वाली जगह से किसी भी प्लास्टिक की मदद से निकाल लेना है। अगर एयर क्लीनर असम्बली ज़्यादा सर्दी की वजह से थोड़ी बहुत हार्ड आपको फील हो रही है और आपको लगता है कि निकालने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो हीट गन की मदद से इसको नरम भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने इसको यहाँ से एयर क्लीनर असम्बली को इस तरह नीचे की तरफ मूव किया है। अब इसकी जो ऊपर वाली साइड है इसको हमने निकालना है। अगर हार्ड है, ये थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है, अगर हम इसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है ये डैमेज हो जाए। अब थोड़ी सी हीट लगाने से आप देख रहे हैं असम्बली जो है बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब निकालने में आसानी होगी और असम्बली जो है डैमेज होने के चांस वो भी नहीं है। अब सर्दियों में इस असम्बली को निकालना इसलिए मुश्किल होता है कि ये हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये पीछे से बहुत ज़्यादा हार्ड है। फ्रंट साइड तो हमने नरम करके निकाल लिया, लेकिन जब हम इसको फिट करेंगे लुब्रिकेशन करके फिट करेंगे और थोड़ा जो है दोबारा से हीट गन से गर्म करके फिट करेंगे ताकि ये सारी असम्बली जो है नरम हो जाए। अब इसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई है इस डस्ट को साफ़ करना है पहले।
अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से हमने स्क्रू को लूज़ कर लेना है। और एयर क्लीनर अगर आपने वही पहले वाला डालना हो, अगर सही हालत में हो, तो एयर क्लीनर को आपने या इस साइड से पकड़ना है या इस साइड से पकड़ना है, गत्ते वाली जगह से नहीं पकड़ना। अब ये एयर क्लीनर जो है बिल्कुल सही हालत में है, क्योंकि बाइक 1000 किलोमीटर चली है, हम इसको रिप्लेस नहीं करते। हमने इसको अब साफ़ कैसे करना है? साफ़ करने के लिए हमेशा अंदर वाली साइड से आपने पहले एयर प्रेशर लगाना है। एयर क्लीनर असेंबली को अंदर से भी अच्छे से साफ़ करना है कपड़े की मदद से। फिटिंग से पहले एयर क्लीनर असेंबली को अच्छे से आपने गर्म करके नरम कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का एयर क्लीनर आपको हर ट्यूनिंग के साथ तब्दील ना करवाना पड़े, ज़्यादा अरसा चले, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे हल्का सा नया ऑयल लगाएं। इससे ये होगा कि जो डस्ट एयर क्लीनर की तरफ आ रही होगी वो एयर क्लीनर पर जाने से पहले इस जगह पे ऑयल डस्ट पार्टिकल जो हैं वो लग जाएंगे और एयर क्लीनर ज़्यादा अरसे तक साफ़ रहेगा। उससे आपकी बाइक की ट्यूनिंग भी ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकती है। एयर क्लीनर को हमने फ़िट करना है। इसको फ़िटिंग वैसे ही करनी है जिस तरह से आपने इसको खोला है, वैसे ही सेम फिट कर देना है। यहाँ पे इस लाइन को बराबर रखना है, ठीक है, और स्क्रू जो है वो इस साइड पे आना चाहिए और यहाँ इस स्क्रू को टाइट कर देना है। अब फिटिंग से पहले इस जगह पे भी हमने ऑयल लगाना है। जगह पे एयर क्लीनर असेंबली फ़िटिंग करनी है, उस जगह की अच्छे से सफाई कर लेनी है और एयर क्लीनर असेंबली को ऐसे फ़िट करना है। यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, अंगूठे की मदद से ऐसे आपने इसको धकेलना है और ये खुद ब खुद फिट हो जाएगी। और यहाँ पे आपने जेड पाइप जो है वो लगा देना है। उसके बाद हमने इसके क्लिप को यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी लगाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोरेटर न्यू बाइक का खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बगैर खोले आपने इसको फ़िट कर देना है। अगर बाहर से गंदा हो तो आप वॉश कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नेट साइड कवर खोलना है और चैन कवर खोलना है। मैग्नेट साइड कवर खोलने के दो रीज़न है, एक तो हमने इस जगह से वॉश करना है, दूसरा टैपेट की एडजस्टमेंट करनी है। चैन कवर इसलिए खोल रहे हैं कि हमें चैन की एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आपको चैन के ऊपर बहुत सारा रेत लगा हुआ नज़र आ रहा होगा और यही रेत होता है जो चैन स्प्रॉकेट किट को डैमेज करता है। अब इस जगह पे सारा वो रेत जम जाता है। इस जगह से आप इसको वॉश भी करेंगे और इस मैग्नेट साइड कवर को भी यहाँ से वॉश करेंगे और तकरीबन हर ट्यूनिंग के साथ अगर ये वॉश होता रहे, उसका चैन स्प्रॉकेट किट को भी फ़ायदा है और आपका ये फ़ायदा है कि आपके पैसे बचेंगे। अब हमने इसके दोनों टैपेट कवर इसलिए खोले हैं क्योंकि हमने इसके टैपेट की एडजस्टमेंट चेक करनी है। अब टैपेट की एडजस्टमेंट करने के लिए हमने मैग्नेट को इस सिमत घुमाना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैग्नेट पे ये एरो का निशान है, इस साइड पे, इसी साइड पे मैग्नेट को घुमाना है। और यहाँ पे देखें, एक बार जब आप घुमाएंगे तो वाल जो है वो डांसिंग पोजीशन पे होंगे, ठीक है। फिर एक मरतबा आप जब घुमाएंगे पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो टी का मार्क है इंजन केस के इस मार्क के बराबर होना चाहिए। और इस बात की आपको यकीन दहानी हो कि पिस्टन कंबर्शन स्ट्रोक में TDC के टॉप डेड सेंटर पर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मौजूद होगा टॉप डेड सेंटर पे तो फिर आप टैपेट की एडजस्टमेंट करेंगे तो टैपेट की एडजस्टमेंट बेहतरीन होगी। अदरवाइज आपकी बाइक के टैपेट की सेटिंग जो है वो ठीक नहीं होगी। अब वाल क्लियरनेस कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितनी होनी चाहिए? कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंडा CD70 की वाल क्लियरनेस जो है, टैपेट क्लियरनेस जो है वो 0.10 यानी 10 mm होनी चाहिए। 0.10 mm होनी चाहिए। 8 से 10 भी आप कर सकते हैं। 8 पे इस वजह से अगर टैपेट में नॉइज़ प्रॉब्लम है या किसी वजह से आवाज़ कर रहे हैं तो फिर आप 0.08 भी कर सकते हैं।
लेकिन कंपनी रिक्वायरमेंट 0.10 mm है। अब फिलर गेज जो है वाल और टैपट एडजस्ट के दरमियान जब आप गुजारें, आपको हल्का सा दबाव भी महसूस हो, फील होना चाहिए कि टैपट एडजस्ट और वाल के दरमियान से फिलर गेज जो है वो गुजर रही है। ऊपर वाले वाल की क्लियरनेस जो है वो बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले वाल की चेक कर लेते हैं। अब नीचे वाले वाल की भी क्लियरनेस जो है पहले से ही ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है एडजस्ट करने की। और टैपट जो है हमेशा आपने ठंडी हालत में करने हैं। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, दरमियानी कंडीशन में हो। जैसे ऑयल चेंज करते हैं वैसे टैपट की एडजस्टमेंट करते हैं। अब इस जगह से हमने इस सारे एरिया को पेट्रोल के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। और चैन के ऊपर जो डस्ट है उसको आप एयर प्रेशर लगा के रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नेट साइड कवर को आपने वॉश करना है। मैग्नेट साइड कवर लगाने से पहले आपने दो काम करने हैं। एक तो ये जो 14 mm का बोल्ट है इंजन वाला, इसको चेक करना है। अगर लूज़ हो तो इसको टाइट कर लेना है। ऊपर वाला भी ज़रूर चेक करना है। अगर ये बोल्ट लूज़ होंगे तो इंजन वाइब्रेशन करेगा बहुत ज़्यादा, आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट के इस जगह आपने ऑयल लगाना है। यहाँ पे भी आप डबल स्टैंड वाली पिन वाली जगह पे भी ऑयल लगा सकते हैं। और पल्स के ऊपर भी अक्सर जब आप वॉश करते हैं कचरा वगैरह आ जाता है, पल्सर कॉइल को भी आपने साफ़ कर लेना है और फिर मैग्नेट साइड कवर लगाना है। जब आप ये सारा काम कर लें, इतनी देर में बाइक की बैटरी भी चार्ज हो जाती है। और पेट्रोल वाला जब काम करें मैग्नेट साइड कवर यानी कि वॉश करने के बाद पेट्रोल वाली ट्रे नीचे से उठाने के बाद आपने बैटरी को फिट करना है। दोनों वायर्स के कनेक्शन करने के बाद बैटरी कुछ आपने इस तरीके से फिट करनी है कि नेगेटिव वायर अलग हो जाए और पॉजिटिव वायर जो है अलग हो जाए। और बैटरी का पाइप जो है वो आपने ज़रूर लगाना है। फिर आपने बैटरी पत्ती स्क्रू जो है उसको अच्छे से टाइट कर देना है और साइड कवर लगा देना है। यहाँ तक काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, उस साइड पे जाना है। उस साइड से कुछ काम है वो आपको बताते हैं। एक तो आपने प्लग खोल के साफ़ करना है, दूसरा हमने इस साइड से क्लच वर्म ग्रीस करनी है। ये दो इंतहाई ज़रूरी काम है। प्लग को आप दो तरीक़ों से साफ़ कर सकते हैं, एक सैंड ब्लास्टिंग की मदद से, दूसरा आप वायर वाला बफ बुश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो सैंड ब्लास्टिंग है। प्लग साफ़ करने के बाद प्लग का गैप चेक करना, 0.06 mm या 0.07 mm प्लग का गैप होना चाहिए। चेक करने के बाद आपने फिट कर देना है। अडाप्टर चेक कर लेना है, वायर में लूज़ ना हो, इसको अच्छे से टाइट करके फिर फिट करना है। उसके बाद हमने क्लच वर्म ग्रीस करनी है। ये वाली वर्म वाली पिन निकाल के आप वर्म को आसानी बाहर निकाल सकते हैं। अब इस वर्म को हमने वॉश करना है अच्छे से। अब क्लच वर्म को वॉश करने के बाद हमने इसको ग्रीस लगानी है। ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो जैसे ही बाइक का इंजन गर्म होता है वो वर्म से निकल जाता है, खुश्क हो जाता है। फिर वर्म जो है आपको दोबारा से ग्रीस करवानी पड़ती है। ग्रीस जो है देर पा चलेगी इसमें। और अगर ये जो रबड़ का रिंग लगा हुआ है, ये रबड़ का रिंग लगा हो तो अंदर मट्टी नहीं जाएगी। उससे ये होता है कि क्लच वर्म जो है जाम नहीं होती। वर्म को जस्ट हमने ग्रीस करना है। किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल न्यू बाइक है। जस्ट आपने इसको ग्रीस करना है। इस केस को हमने वापस लगा देना है। अभी बारी है बैक व्हील की। बैक व्हील की तरफ से हमने दो काम करने हैं। चैन को एडजस्ट करना है, रेयर स्प्रॉकेट को साफ़ करना है और लेदर्स की सफाई करनी है। सबसे पहले हमने इसका ब्रेक रॉड खोल लेना है, फिर लेदर प्लेट बोल्ट खोलना है, फिर एक्सल खोलना है 17 नंबर की चाबी की मदद से।
बेहतर यह है कि आप ऊपर वाला चैन कवर भी खोल लें। अब स्प्रॉकेट से चैन को उतार लेना है और बैक व्हील को अलग कर लेना है। अब ये जो डस्ट आपको नज़र आ रही है, अगर ये डस्ट स्प्रॉकेट पे लगी रहे और चैन पे भी लगी रहे, चैन स्प्रॉकेट किट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप ट्यूनिंग के दौरान इसको साफ़ करवा लें तो आपकी बाइक का चैन स्प्रॉकेट किट जो है वो भी ज़्यादा अरसा चलेगा, अगर आप टाइम पे लुब्रिकेशन भी करवाते हैं तो। और कोशिश करें कि लेदर्स के ऊपर ये जो कार्बन वगैरह आ रहा है, आप हर ट्यूनिंग के साथ एक बार ज़रूर साफ़ करवाएं। उससे ये जो स्लीप है, जिस जगह पे लेदर पकड़ करते हैं, ये जगह जो है वो देर पा चलेगी, स्लीप जल्दी लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और लेदर भी जो है वो आपकी बाइक के जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसलिए आप इसकी स्प्रॉकेट को पेट्रोल के साथ, न्यू पेट्रोल के साथ, कचरे वाला पेट्रोल ना हो, अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ की एहतियात करनी है कि बैरिंग के अंदर गंदा पेट्रोल ना जाए, ठीक है, कचरे वाला पेट्रोल ना जाए और बैरिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ हालत में हो। सिर्फ आपने स्प्रॉकेट ही वॉश करनी है। ड्रम को अंदर से एमरी पेपर की मदद से साफ़ करना है, एयर प्रेशर नहीं लगाना। इसी तरह लेदर के ऊपर जो कार्बन है उसको भी एमरी पेपर की मदद से ही आप साफ़ करें, या फिर अगर ज़्यादा कार्बन आपको लग रहा हो तो बफ बुरश की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर ब्रेक आर्म बिल्कुल फ्री हालत में है तो ऑयल या ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेक आर्म जाम हालत में हो तो इसको खोल के वॉश करके फिर आपने ग्रीस लगानी है। यहाँ पे ऑयल वगैरह लगाने से क्या होता है, जब आप ब्रेक यूज़ करते हैं, ड्रम गर्म होता है, वो ऑयल जो है लेदर्स पे आ जाता है तो ब्रेक की पकड़ कम हो जाती है। वाला यहाँ पे एक बुश आपने देख लेना है, लगाने के बाद रबर्स में रेयर हब को फिट कर देना है और फिर व्हील को हमने बाइक में दोबारा से फिट कर देना है। अगर चैन आपको ज़्यादा गंदी नज़र आए तो फिर आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं और एक्सल जो हमने व्हील में फ़िट करना है उसको भी ग्रीस लगा के फ़िट करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है। और आप अब जब इसको एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने से पहले आपने लुब्रिकेशन करनी है न्यू ऑयल के साथ। अब चैन के अंदर जो चैन का ढीलापन है ये तकरीबन 20 से 25 mm होना चाहिए। अगर पुरानी बाइक है तो गरारी सेट की कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। और चैन एडजस्टर और चिमटे के ऊपर जो मार्क हैं दोनों साइडों से बराबर होने चाहिए ताकि चैन की अलाइनमेंट सही रहे। व्हील घुमाना है, ब्रेक प्रेस करनी है, उसके बाद आपने एक्सल टाइट करना है। जब आप व्हील का एक्सल टाइट कर लें, व्हील जो है बिल्कुल फ्री हालत में होना चाहिए और चैन जो है चेक कर लीजिएगा ज़्यादा टाइट ना हो। जब आप एक्सल टाइट कर लें तो सेपरेट पिन जो है वो आपने ज़रूर लगानी है। अब चैन कवर के अंदर जो आपको ये डस्ट नज़र आ रही है इसको भी आपने अच्छे से वॉश कर लेना पेट्रोल के साथ। चैन एडजस्ट करने के बाद दोनों चैन कवर भी हमने अंदर से अच्छी तरह वॉश किए हैं और फिर इसको हमने फिट कर देना है। अभी बारी है बाइक के सारे नट बोल्ट जो हैं उनको चेक करना। अगर कोई आपको लूज़ फील हो उसको टाइट कर देना है।
मेरा हाथ। अब लीवर्स के अंदर ये जो फ्री प्ले आप देख रहे हैं, अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री प्ले नहीं है। अगर ज़्यादा फ्री प्ले होगी तो नट खोल के अंदर आप सिल्वर की वार्शल भी प्रेस करके रख सकते हैं। इसी तरह आपने ये जो क्लच लीवर है इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा फ्री प्ले है, तो इसके अंदर हम एक सिल्वर की वार्शल रख देंगे, ये फ्री प्ले जो है ख़त्म हो जाएगी। केबल्स को हमने अब लुब्रिकेट करना है न्यू ऑयल के साथ, और थ्रॉटल को भी हमने लुब्रिकेट करना है न्यू ऑयल के साथ। थ्रॉटल को हमने नया ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने रेस केबल को, थ्रॉटल केबल को ऑयल लगाना है। थ्रॉटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बल यहाँ से हमने खोल लेनी है, निकालनी है बाहर। इस रबड़ को हटाना है, फिर हमने नया ऑयल लगा देना है। लीवर पे भी यहाँ पे हमने ऑयल लगाना है, लुब्रिकेट करना है, सफाई करनी है ताकि कस्टमर के कपड़े या हाथ ना ख़राब हो। और केबल पे वापस हमने ये रबड़ लगानी है और यहाँ से केबल को हमने वापस ऐसे फिट कर देना है। ब्रेक को एडजस्ट कर लें, ब्रेक जो है सही काम कर रही है। अब ये वाला लीवर जो है हमने खोल लेना है। यहाँ से लीवर को अच्छे से साफ़ करना है और लीवर को अलग करके केबल बाहर निकाल लेंगे हम। केबल की रबड़ को अलग करेंगे और इस केबल को भी हमने लुब्रिकेट करना है। लीवर की दोनों साइडों पे यहाँ पे हमने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इस जगह से हमने वार्शल लगानी है। ये वाली वार्शल लगाते हैं हम फ्री प्ले ख़त्म करने के लिए। थोड़ी बहुत जो है फ्री प्ले होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ऐसा ऐसा ये फ्री प्ले बढ़ जाएगी। उसके बाद लीवर बोल्ट लगा के हमने बोल्ट को कस देना है। अब सबसे लास्ट में हैंडल की फ्री प्ले चेक करनी है। अगर तो हैंडल नट जो है वो चेक कर लेना है, अगर लूज़ हो तो उसको टाइट कर लेना है। अगर न्यू बाइक हो तो उसकी व्हील की स्पोक्स जो हैं वो भी आपने चेक करनी है, अगर लूज़ हो तो बराबर बराबर टाइट करनी है। अगर आप बेतुकी टाइट करेंगे तो फिर व्हील अनबैलेंस हो जाएगा। अगर आप व्हील की स्पोक्स बराबर बराबर सारी टाइट करेंगे तो व्हील अनबैलेंस नहीं होगा। इसी तरह आपने फ्रंट का चेक करना है, इसी तरह बैक का चेक करना है। व्हील घुमा के चेक करते हैं, व्हील की बैलेंस जो है वो आउट तो नहीं हुआ, इसका व्हील का बैलेंस बिल्कुल ठीक है। और फिर हमने इसके टायर के प्रेशर भी चेक करने हैं। बैक टायर में तकरीबन टायर का प्रेशर 33 से 35 PSI, या फिर आप अपने हिसाब से यानी सवारी के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें तकरीबन है 40, थोड़ा सा कम कर देंगे, तकरीबन हमने ये 35 कर दिया। इसी तरह फ्रंट व्हील का टायर का प्रेशर चेक करना है, तकरीबन आपने 25 PSI कर देना है। इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा हम हवा का प्रेशर ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ तक काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट में क्या करना है, बाइक के चारों इंडिकेटर चेक करने हैं, क्या चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फ्रंट भी चल रहा है, बैक भी चल रहा है। हॉर्न चेक करना है, हॉर्न चल रहा है नहीं चल रहा। बाइक को स्टार्ट करना है। हेडलाइट चेक कर लेनी है, हाई बीम लो बीम काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसी तरह बाइक सारी जो है आपने चेक कर लेनी है। ट्यूनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। न्यू बाइक की कार्बोरेटर की सेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप ट्यूनिंग करते हैं, बाइक पहले से बेहतर हो जाती है और एवरेज जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, अगर टैपर्स वगैरह का प्रॉब्लम हो तो। अब ये बाइक जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट ड्राइव करनी है। टेस्ट ड्राइव में हमने इसकी ब्रेक चेक करनी है, क्या ब्रेक इसकी ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर ब्रेक ज़्यादा टाइट होंगी तो डेफिनेटली कस्टमर को नहीं इन चीज़ों का पता होता, तो कस्टमर जब बाइक चला रहा होगा उसका पाँव ब्रेक पे रहेगा, बाइक जो है ज़्यादा
वज़नी चलेगी, फ्यूल एवरेज जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरह क्लच चेक कर लेना है, क्लच जो है सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। क्लच प्रेस करने से गेयर जो है सही निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। अगर गेयर जो है फंस रहे हो, क्लच थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप। जैसा कि इस बाइक के थोड़े से फंस रहे हैं तो हम इसका क्लच जो है वो थोड़ा सा टाइट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा क्लच एडजस्ट करने से गियर का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, क्लच की वर्किंग जो है वो भी ठीक हो जाएगी। अब गियर जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं इस बाइक के। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।